नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और खबरों की शुरुआत करेंगे। रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी पंजाब में चुनावी प्रचार की बागडोर संभाल रहे हैं। इसी क्रम में सीएम धामी लुधियाना पहुंचे, जहां उन्होंने प्रबुद्धजन एवं व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने प्रबुद्धजन और व्यापारियों को केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी बताई हैं। हम सब लोग लोकतंत्र के महायज्ञ में भाग ले रहे हैं और यहाँ हम सब एकत्र हुए तो एक बात तय है कि मेरे मन में उद्योग जगत, इस व्यापार समूह के लोग, व्यापार संघों के प्रतिनिधियों के नाते मैं आप सबको देखकर ये कह सकता हूँ कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सब लोगों ने अपना मन बनाया हुआ है, अपना संकल्प लिया हुआ है। भारत माता की जय। इस लोकतंत्र के महायज्ञ में आप सब भाग ले रहे हैं और हम सब जानते हैं, देखिए पिछले 10 वर्षों का जो कालखंड है वो आदमी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एक पल और एक एक क्षण देश के लिए लगाया है। और जब हम इस लोकतंत्र के महायज्ञ को देखते हैं तो एक तरफ हमको वो पार्टियां दिखाई देती हैं जो आज पूरी तरह से अपने परिवारवाद में है, भ्रष्टाचार में है या तुष्टीकरण में है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन केवल और केवल जो मोदी जी का संकल्प है कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, मुझे अपने परिवार जनों के लिए काम करना है, अपना सारा जितना भी उनके अंदर जो क्षमता है, प्रतिभा है, जो भी उनके कर्म करने का सामर्थ्य है, उन्होंने केवल और केवल देश के लिए लगाया है। भाइयों बहनों, देश बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है। आपने कुछ सुझाव भी रखे हैं, हम उन सुझावों को भी आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से बहुत बहुमूल्य सुझाव हैं और लगातार आप सबके बीच में से जो बातें आती हैं, हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत चीजें सब पहुंचती हैं, धीरे धीरे पहुंचती हैं, धीरे 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 सही जगह पर चली जाती। मंथन होता है, चिंतन होता है, बातचीत होती है, संवाद होता है और उसमें से अमृत निकलता है। मंथन होगा, चिंतन होगा, बातें होंगी और वो अमृत सबके काम आएगा। आप विश्वास मानिए कि 10 सालों का कालखंड जिस तेजी से भारत को आगे बढ़ाने का रहा है, उसके कारण से पूरी दुनिया में हमारा मान सम्मान बढ़ा है। आप कोई कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करता होगा, कोई आप पार्टी को बिलोंग करता होगा या किसी अकाली दल में होगा या किसी अन्य पार्टी में होगा, अगर उसके भी कोई संबंधी होंगे, विदेशों में रहते होंगे, तो अगर उससे बात करेंगे तो वो जरूर बताएंगे कि पिछले 10 सालों में जो विदेशों में रहने वाले अप्रवासी भारतीय हैं, उनका भी सीमा गर्भ से चौड़ा हुआ। चारधाम यात्रा के लिए अब उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। इसमें अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन अध्यक्ष होंगे। सचिव पर्यटन को सदस्य संयोजक बनाया गया है, जबकि सदस्यों में सचिव गृह, अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, गढ़वाल मंडलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल शामिल हैं। यात्रा में लगातार तीर्थयात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए समिति बेहतर संचालन के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगी। साथ ही भविष्य में यात्रा को सुगम बनाने के लिए यात्रा प्राधिकरण या किसी दूसरे संस्था के गठन को लेकर भी अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी। इस उच्च स्तरीय कमेटी का काम चारधाम यात्रा पर निगरानी रखना होगा। देखिए, प्रदेश सरकार निरंतर जो चारधाम यात्रा व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार किस प्रकार से हो, इसके लिए लगातार विचार कर रही है, प्रयास कर रही है। और इस क्रम में जो चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण की जो चर्चा हो रही है वो इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हो रही है और उस पर गंभीरता से अभी विचार चल रहा है। और जो भी उसमें जितना भी बेहतर, आप जानते हैं कि क्योंकि चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रहे हैं। चारधाम यात्रा एक तरीके से हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ भी है। तो जो यहाँ पर जो श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं उनको किस प्रकार से अच्छी व्यवस्था मिल सके, किस प्रकार से व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार
हो, संशोधन हो, उनमें मजबूती मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर विचार कर रही है। और उसी संदर्भ में इस चारधाम यात्रा प्राधिकरण के जो विचार आया है उस पर अभी सरकार गंभीरता से, उस पर एक कमेटी भी सरकार द्वारा गठित की गई है और शीघ्र ही वो कमेटी अपनी जो संस्तुतियां हैं, जो रिपोर्ट है, वो प्रदेश सरकार को सौंपेगी। देखिए, आप जानते हैं कि इस वर्ष बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आए हैं और अप्रत्याशित भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ी है। शुरुआती दौर में कुछ कठिनाइयां जरूर हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे धाम है वो उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी विकट हैं, मौसम वहाँ पर लगातार चुनौती बनी रहती है। तो इसके बाद शुरुआती दौर में कुछ कठिनाइयाँ रही, लेकिन उसके पश्चात से प्रदेश सरकार के स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में जो चारधाम यात्रा हमारी बहुत सुव्यवस्थित चल रही है। और प्रदेश सरकार का, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का, सभी का प्रयास है, जिस यात्रा व्यवस्था से जुड़ी हुई जितनी भी एजेंसियां, विभाग हैं, सभी प्रयास कर रही हैं कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रही है उनकी यात्रा सुरक्षित रहे, सुगम हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। और प्रदेश सरकार के स्तर से भी लगातार जो श्रद्धालु तीर्थयात्री चारधाम यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए समय समय पर एडवाइजरी जारी की जा रही है। और हम लगातार उनसे अनुरोध भी कर रहे हैं कि जो लोग अपनी चारधाम यात्रा का कार्यक्रम बना रहे हैं, उनको कार्यक्रम बनाने से पूर्व जो प्रदेश सरकार की एडवाइजरी है उसका पालन करना चाहिए। जो ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया जो प्रारंभ की गई है सरकार द्वारा, उसका ऑनलाइन पंजीकरण करने के पश्चात ही वो अपना यात्रा का कार्यक्रम बनाए। इसके अलावा, क्योंकि जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि हमारे जो धाम है उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित हैं, कट हो जाएगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों शोरों से चल रही है और ऐसे में बड़ी तादाद में उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। अब इन यात्रियों को किस तरह से मैनेज किया जाए, उसके लिए राज्य सरकार समय समय पर कार्य भी कर रही है। बीकेटीसी भी अपना काम लगातार करते हुए नजर आ रही है और इसी के साथ ही अब ये निर्णय लिया गया है, मुख्य सचिव ने एक कमेटी बनाई है जिसमें कि ये कहा गया है कि अब ये कमेटी रोजाना मॉनिटरिंग करेगी और साथ ही यात्रा व्यवस्थित रहे इसको लेकर के तमाम ध्यान देगी। और जिस तरह से, क्योंकि 31 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक है और वीआईपी दर्शनों पर रोक है, तो इसके लिए भी आगे की क्या रणनीति बनाई जानी है वो भी समिति फैसला लेगी, जो कि समय समय पर राज्य सरकार को रिपोर्ट भी देगी। और समिति ये तय करेगी कि जो बड़ी संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं वो कैसे अपने चारधाम यात्रा में पहुंच सकेंगे, कैसे वो दर्शन कर सकेंगे, इसकी भी पूरी व्यापक स्तर पर स्थिति बनाई जाएगी। और साथ ही राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है। कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा में जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, क्योंकि लाखों लोग अभी तक दर्शन कर चुके हैं और लाखों श्रद्धालु अभी उत्तराखंड में मौजूद भी हैं, जो कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को शुरू हुए अभी महज 2 हफ्ते हुए हैं, लेकिन यात्रा की शुरुआती 2 हफ्ते उत्तराखंड के लिए और चारधाम यात्रा के लिए बहुत ही निराशाजनक भी रहे हैं। उत्तराखंड में एक और चारधाम यात्रा जहां अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो वहीं इस बार शुरुआत से ही चारधाम यात्रा में बहुत सी अनहोनी भी देखने को मिली है। उत्तराखंड में जारी विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है। यात्रा से पहले बीजेपी सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन जब यात्रा की शुरुआत हुई तो सच्चाई सबके सामने आ गई। यह अलग बात है कि जब लगातार सवाल उठने लगे तो केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक भी गंभीरता दिखा रही है, लेकिन शुरुआत के दिनों में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? 10 मई को यात्रा शुरू हुई थी। अब तक 52 से ज्यादा तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। अलग अलग कारणों से हुई मौत को लेकर गढ़वाल आयुक्त ने क्या कहा, इसे भी समझने की जरूरत है। पूरे रूट को जो होल्डिंग्स पॉइंट है वहां पर स्पेशल सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की जाए और वो हर 2 घंटे पर एक रिपोर्ट भेजेगा इसकी कि वहाँ साफ सफाई व्यवस्था की क्या स्थिति है और जियो टैग करके वहाँ के फोटोग्राफ से भी भेजेगा। प्रयास यही है कि यात्रा सुरक्षित और सुगम जरूर रखी जाए। इस पूरी यात्रा के दौरान अभी तक कुल 52 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसका अलग अलग मैं आपको फिगर दे दूं। गंगोत्री में 3 लोगों की, यमुनोत्री में 12 लोगों की, बद्रीनाथ जी में 14 लोगों की और केदारनाथ जी में 23 लोगों की। साथ ही साथ इस यात्रा के जो हम लोगों ने अनुभव किया है
कि देखिए ये हमारा प्रदेश टूरिज्म पर बेस्ड है और यहाँ की आर्थिकी को बढ़ाने में इसका काफ़ी योगदान रहता है और ये हम लोगों का सौभाग्य भी है और हर्ष का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर तीर्थयात्री आ रहे हैं। हमारे उन व्यवसायियों को जो इस यात्रा पर डिपेंडेंट होते हैं निश्चित रूप से इसका काफ़ी लाभ मिला है। साथ ही साथ हम लोगों को इसमें कई और चीज़ों को सीखने का अवसर भी मिला है, क्योंकि आदमी अपने लर्निंग से ही हर चीज़ों को समझता है जो अनुभव करता है। इसी को ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यात्रा प्राधिकरण जो पूरे प्रदेश का होगा बनाने की घोषणा की है और उसके लिए भी एक समानांतर एक कार्य चल रहा है। हो सकता है इसमें भी कुछ समय लगे। इस यात्रा प्राधिकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो न केवल इन हमारे चार धाम साहब बल्कि कुमाऊं क्षेत्र में भी आने वाले जो हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं, चाहे पूर्णागिरी जी का हो, जागेश्वर का हो, देवी धुरा जी का मेला लगता हो, कांवड़ मेला हो, इन सब के बारे में एक एपेक्स बॉडी रहेगी। मुख्य कार्य इसका बस यही रहेगा कि वहाँ पर क्या आधारभूत सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं, प्लानिंग किस प्रकार की हो ताकि यात्रियों को और भी सुगमता से अपने गंतव्य तक पहुँचने और वापसी का मार्ग प्रशस्त हो, क्या क्या बेसिक एमिनिटीज़ वहाँ और दी जा सकती हैं, इन सारी चीज़ों को केंद्रित करने की बात की गई है। चार धाम में तीर्थ यात्रियों को हुई मौत पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। एक और बीजेपी अपना बचाव करते हुए दिख रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि यात्रियों की मौत चिंताजनक विषय है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें श्रद्धालुओं की भी गलती है। श्रद्धालु अपनी मेडिकल रिपोर्ट छुपा रहे हैं और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। रमन ने कहा कि लोगों को अपना मेडिकल चेकअप कराकर ही यात्रा में आगे बढ़ना चाहिए। केदारनाथ जैसे उच्च हिमालय क्षेत्र में जो जा रहे हैं इसमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इस दर को कम करने के लिए लोगों को सरकार के साथ सामंजस्य बनाकर चलना होगा। देखिए वैसे तो बहुत ही चिंताजनक है अगर इस तरीके से लोगों की मौत हो रही है, पर मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ यात्री पहुँच रहे हैं, जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उत्तराखंड में यात्रा करने के लिए, वो कहीं ना कहीं अपनी मेडिकल स्थिति को भी छुपाने का काम कर रहे हैं। तो सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें मेडिकल चेकअप के साथ ही वो यात्रा को दुरुस्त करने का काम करें। और क्योंकि यहाँ पर क्राउड की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा है, श्रद्धालु बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पर सरकार की जो व्यवस्थाएँ हैं चाक चौबंद है वो बेहतर तरीके से काम कर रही है। जो हमारी एजेंसियाँ वो बेहतर तरीके से काम कर रही है, पर मुझे लगता है कि श्रद्धालुओं को भी इस चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी अगर वो पहले पहुंच रहे हैं या ज़्यादा पहुंच रहे हैं तो इस चीज़ पर भी ध्यान देने योग्य बात है। क्योंकि बुजुर्गों के लिए हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन की कुछ कमी होती है। तो मुझे लगता है कि मेडिकल स्थिति को देखते हुए यात्री अगर यात्रा करने के लिए पहुँचेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं कांग्रेस अब इस मुद्दे पर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि किसी की भी मौत एक चिंताजनक विषय है और मुख्यमंत्री को स्वयं इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बाहरी प्रदेश से आए व्यक्ति की जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? स्वास्थ्य महकमा कहाँ है? और जिनकी इस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, स्वयं स्वास्थ्य मंत्री कहाँ गायब हैं? बिष्ट का कहना है कि हमने सरकार को पहले ही चेताया था, लेकिन सरकार ने विगत वर्षों में हुई मौत से कोई सबक नहीं लिया और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया। बिष्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री को इस मामले की जांच करनी चाहिए। देखिए, गढ़वाल कमिश्नर ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौतों के आंकड़े जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि जो है 52 मौतें अभी तक हो चुकी हैं, तो बड़ा ही गंभीर मामला है। आखिर चार धाम यात्रा पे जो भी श्रद्धालु देश के कोने कोने से आ रहे हैं, उनके जान माल की और उनके स्वास्थ्य की जो है किसकी जिम्मेदारी है? हम तो लगातार पिछले वर्षों से कह रहे हैं कि 21-22 में 22-23 में चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की मौतें हुई थी और सरकार को उससे सबक लेकर के चार धाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करनी चाहिए थी। हमने सुझाव दिया था कि चार धाम यात्रा में जितने भी CHC सेंटर हैं, जिस पर जिला अस्पताल हैं, उनको अपग्रेड किया जाए, वहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्तियाँ हों, वहाँ पर जो है सारे चिकित्सीय उपकरण रहने चाहिए, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था रहनी चाहिए और जहाँ पर भी चार धाम यात्रा के बेस हैं वहाँ जो है विशेष टीमों की व्यवस्था होनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग की। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कोई भी सबक जो है पिछले वर्षों की घटनाओं से नहीं लिया और अभी यात्रा की शुरुआत में अगर मौत का आंकड़ा 22 तक पहुंच गया तो आप समझ सकते हैं कि अभी तो पूरी की पूरी यात्रा जो है बाकी है। आखिर स्वास्थ्य मंत्री कहाँ हैं?
जिनकी इस पर पूरी पूरी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है और सरकार को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है इसका विशेष संज्ञान लेना चाहिए और व्यवस्थाएं जो है बनानी चाहिए जिससे श्रद्धालुओं की मौतों के आंकड़े में जो है सुधार हो और उनको जो है इस तरीके की दिक्कतों का और अप्रिय घटनाओं का सामना न करना पड़े। आखिर जो भी हमारे प्रदेश में श्रद्धा से चारधाम यात्रा के लिए आ रहा है उसकी सुख सुविधा और उसके स्वास्थ्य की जो है रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन सरकार ने समय रहते कोई तैयारी नहीं की, लापरवाही की और उसी का नतीजा है कि इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं हो रही हैं। यात्रा शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं। चारों धामों को देखते हुए 52 से ज्यादा तीर्थ यात्री जान गंवा चुके हैं। ये सच है कि ज्यादा ऊंचाई की वजह से पहाड़ चढ़ने में लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये भी तो सच है कि यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। यात्रा मार्गों पर अगर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं, तो शायद तीर्थ यात्रियों की जान बच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। हरिद्वार में कुछ ट्रैवल एजेंट चारधाम यात्रा का फर्जी रजिस्ट्रेशन करने का झांसा देकर श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी क्रम में हरिद्वार पुलिस ने शहर से लेकर देहात तक कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने फर्जीवाड़ा कर रहे 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक पुलिस ने अलग अलग थानों में कुल 8 मुकदमे भी दर्ज कर लिए हैं। हरिद्वार पुलिस ने लगातार जो चारधाम में जो फर्जी रजिस्ट्रेशन या नामों को एडिट करके अलग अलग डेटों में चारधाम यात्रियों को बहला के यहाँ से ले जाया जा रहा था, इस परिप्रेक्ष्य में पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए अलग अलग थानों में करीब 8 मुकदमे अभी लिखे गए हैं। अभी 3-4 मुकदमे और अभी लिखे जाने हैं। कुल इसमें 3 अरेस्टिंग अभी तक की हैं और साथ में ही जो लैपटॉप है और उनके जो कंप्यूटर्स के जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सभी को हम लोगों ने सीज़ किया है। इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं या कहाँ से इस तरीके का ये एक नेटवर्क चल रहा है, इस पर भी हम लोग लगातार वर्क कर रहे हैं। और अगर कोई फर्जी तरीके से यात्रियों को बहला के या इस तरीके से ला के और चारधाम यात्रा में फर्जी तरीके से ले जाने का और भी मामले हमारे संज्ञान में आएंगे तो इसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी ये शुरुआत में हम लोगों ने 8 मुकदमे और 3 लोगों की अरेस्टिंग की है। जल्दी इसमें और भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो आज रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है कुछ फर्जी रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में, वो उचित है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का काम है कि किसी भी इस प्रकार की एक्टिविटी पे उसको रोकना, उस पर ध्यान देना। आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी तीर्थयात्री उत्तराखंड प्रदेश में आ रहे हैं, चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं, वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लेकर आएँ। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था जो बनी हुई है उसका अनुपालन करें। अभी हाल फिलहाल में काफ़ी भीड़ थी चारधाम यात्रा में, तो कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने के लिए शासन प्रशासन को थोड़े कठोर कदम लेने पड़े, रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा। परंतु कहीं ना कहीं एक बात और है, जो यात्री यहाँ पर आए वो भी हमारी सरकार का बुलावा था कि आप आइए, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आपको दिया जाएगा। उसी संदर्भ में रजिस्ट्रेशन 14 तारीख तक चले, 14 मई तक। उसके बाद वो बंद हो गए, जिसके उपरांत यहाँ काफ़ी भीड़ लग गई। शहर के अंदर में कई हज़ार आदमी यहाँ पर रुक गए, हरिद्वार में भी और ऋषिकेश में भी। 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। चारधाम यात्रा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी जा रही है, लेकिन इसी बीच भीड़ को देखते हुए फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले भी सामने आ रहे हैं। आरजी गढ़वाल करण सिंह नगरियाल ने बताया कि भीड़ को बढ़ते देख कुछ तत्व इसी में एडिट करके ऐप में जाकर फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक फर्जी रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 45 पार हो गया है। इसमें हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में मामले दर्ज किए गए हैं, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ, जब से ये भीड़ बढ़ने के कारण को देखा गया तो फर्जी रजिस्ट्रेशन भी एक बात सामने आई है। तब से ये देखा गया है कि कुछ लोग किसी में हेर फेर करके, एडिटिंग करके या ऐप में जाके फर्जी नाम से इस तरह से नए अपना रजिस्ट्रेशन करा दे रहे हैं। तो इस तरह के अभी चेकिंग में करीब 45 कुल मुकदमे कायम हुए, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग प्रमुख रूप से है, जहाँ पर इस तरह के मुकदमे। पहले क्षेत्रीय प्रतिनिधि से बोला, फिर उच्च अधिकारियों से भी गुहार लगाई, सीएम तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन लोहाघाट ब्लॉक की सीमांत किमतोली रोशाल मोटर मार्ग का उद्धार नहीं हो पाया।
और अंत में थक हार कर ग्रामीणों ने कह दिया कि अपना हाथ जगन्नाथ, अब किसी की सहायता की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए। बड़े बड़े नेता आए और कह गए कि हम ये कोई रोड है, ऐसी ये रोड है, ये खच्चर चलने लायक भी नहीं है, इस रोड में कैसे चल रही है। वर्षों से नेताओं ने धोखा दिया, उम्मीद थी कि इस बार कुछ होगा, लेकिन इस बार भी छोटे से बड़े नेताओं ने वोट तो ले लिए, लेकिन अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। बड़ी अजीब समस्या है। इन ग्रामीणों की कैसे बताएं और किससे किस्सा सुनाएं? सुनने वाले कहीं दिख ही नहीं रहे। जिले के मालिक एसी वाले चैम्बर से बाहर नहीं आते हैं, फिर भी ग्रामीणों के पास विकल्प क्या है, कौन बताएगा? रोड हमको परेशानी है रे, और उन जन में परेशानी है रे। बड़े बड़े नेता आए और कह गए कि हम ये कोई रोड है, ऐसी ये रोड है, ये खच्चर चलने लायक भी नहीं है, इस रोड में कैसे चल रही है। और फिर वोट लेके चले गए, फिर उसके बाद शक्ल नहीं दिखाई। सरकार के दावों पर फिर उठा सवाल। वर्षों से सड़क की मांग कर रहे ग्रामीण। तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड की है, जहां कहने को तो बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार और सरकार का दावा है कि गांव-गांव सड़कों का जाल बिछ चुका है, लेकिन सरकार का दावा सिर्फ दावा ही है। ऐसा लगता है जैसे कागजों में ही सड़क बनकर तैयार हो गई, और उन्हीं कागजों के दम पर जब कभी भी मौका मिलता है तो नेताजी छाती पीटते हैं। पर हमें अभी इतनी परेशानी है कि कोई गिर गया, कोई डिलीवरी है, कुछ केस भी है, तो यहाँ से ले जाने में बड़ा मुश्किल हो रहा है हमें। तो इसलिए हमने 3-4 गांव मिलके हम इस काम को अपने आप उठा रहे हैं, और कुछ हो सकता है तो कहीं से कुछ कर सकते हैं। किमतौली रोसाल मोटर मार्ग की मांग, श्रमदान कर सड़क बना रहे गांव के लोग। दरअसल चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत किमरौली रोसाल मोटर मार्ग से फाफर बलाना बोराबुंगा डूंगरी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कुछ काम पहले ही रुक गया था। कुछ काम पूर्व में विधायक निधि और ग्राम पंचायत निधि से कराया गया था, जिसकी जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। अब ग्रामीणों ने बरसात से पहले स्वयं सड़क को ठीक करने का निर्णय ले लिया है। ग्राम प्रधान बोराबुंगा और प्रमुख समाजसेवी नीरज सिंह ने बताया कि जब किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से सड़क सुधारीकरण की कोई पहल नहीं की गई, तो बदहाल सड़क को देखते हुए क्षेत्र के ग्रामीणों ने खुद ही सड़क सुधारीकरण का निर्णय ले लिया है। किमतौली रोसाल मोटर मार्ग से नीचे डूंगरी तक ये मोटर मार्ग जाता है, जहां अभी हमारा एक जवान भाई शहीद हुआ है मातृभूमि के लिए। और यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से जो रोड की दिक्कत है, थोड़ा बहुत विधायक नीति से कटी हुई थी, थोड़ा गांव के प्रधान जी लोगों ने अपने मदों से कटवा के और जैसे तैसे अभी तक कर रहे थे ये लोग। और बरसात के टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्या अभी एक यहाँ पर कोई दिक्कत हुई थी घटना, तो उसमें काफ़ी दिक्कत हुई। बरसात में होती है सबसे ज्यादा परेशानी। जनप्रतिनिधियों ने वर्षों तक दिया है धोखा, खुद ही सब करना, सरकार का क्या काम। ग्रामीण बताते हैं कि बरसात होने पर सड़क में वाहनों का चलना मुश्किल हो जाता है, दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाता है। यहाँ के लोग पिछले 10 दिनों से श्रमदान कर सड़क का निर्माण कार्य कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर क्षेत्र की उपेक्षा का गंभीर आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान नीरज सिंह ने कहा कि पूर्व में जिला पंचायत सदस्य पुष्कर सिंह बोहरा द्वारा इस रोड के सुधारीकरण के लिए 1 करोड़ 3 लाख रुपए जिला योजना मद से स्वीकृत कराए गए थे, जो बाद में जमीनी विवाद के कारण लैप्स हो गए। उन्होंने कहा कि जानलेवा रोड से परेशान ग्रामीणों ने खुद से सड़क ठीक करने का बीड़ा उठाया है, और ग्रामीण खुद हाथों में सब्बल गेती लेकर सड़क ठीक करने में जुटे हुए हैं। ये बहुत सालों से इसमें रोड में कितने गड्ढे हो गए, और इतने लोग जनता पूरी लगा के रात के बाद डिलीवरी के टाइम में भी हम 12-12 बजे डोली में उठा के। प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार, राजधानी में बैठी सरकार करती है बड़ी बड़ी बात। राज्य में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन आज तक इन ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। वर्षों से ये लोग सड़क की मांग कर रहे हैं। चुनाव आता है तो नेताजी से लेकर अधिकारी तक आश्वासन देकर निकल जाते हैं, और चुनाव खत्म होते ही जनप्रतिनिधि गांव में झांकते तक नहीं है। मौजूदा वक्त में राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, और सरकार के दावों पर सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।